नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। जैसे कि आप बोर्ड पे आज देख रहे हैं कि बोर्ड पे क्या लिख रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप लोग बोर्ड पे देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग। आप जानते हैं IAS, IPS, IFS सुनते होंगे नाम। कलेक्टर बनना है, IPS बनना है। तो ये सारी सर्विसेज कहाँ से आती हैं, कहाँ से इन सर्विसेज में लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, कौन इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो किस तरीके से इन सेवाओं की शुरुआत भारत में की गई, किनके द्वारा भारत में इन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई, कब की गई। तो कोई भी चीज़ जो वर्तमान में अपने अस्तित्व में है, इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इतिहास होता ही होता है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना है, चाहे वो UPSC ही क्यों ना हो, हमें इसका इतिहास समझना और इतिहास को जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। UPSC का जो इतिहास है ये ब्रिटिश शासन काल से या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हमारे भारत पर चल रहा था, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से सिविल सर्विसेज की स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में की गई। और आज़ाद भारत के बाद में संविधान में इन सिविल सेवाओं को एक अलग से स्थान दिया गया। संविधान के जो भाग हैं उन भागों में से एक भाग हमारी सिविल सर्विसेज यानी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को दिया गया। परंतु ये बात बिल्कुल गलत होगा कहना, क्या अंग्रेजों से पहले भारत के अंदर कोई सिविल सेवा नहीं थी? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों से पहले मौर्य साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौटिल्य, जिसको हम विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। उन्होंने एक बुक की रचना करी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में जिक्र किया गया है। यानी ब्रिटिशर्स के आने से बहुत सालों पहले कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई थी। केंद्र में सिविल सर्विसेज किस तरीके से कार्य करेंगी, राज्य में सिविल सर्विसेज किस तरीके से कार्य करेंगी, इस सबकी एक सिस्टमेटिक व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई थी। परंतु उसके बाद नई नई डायनेस्टी आती रही। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद में गुप्ता डायनेस्टी आई। तो अलग अलग डायनेस्टी आती रही, अपने हिसाब से अलग अलग अपनी सेवाएं बनाती रही। परंतु भारत में एक संगठित सेवा की बात करें, एक सुचारू सेवा की बात करें, तो सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा ही चालू करी गई। तो मैं आपको बता दूं, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे 1786 में, और 1793 तक का इनका समय रहा। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और इन्होंने पहली बार भारत में सिविल सेवा की शुरुआत करी। एक्चुअल में सिविल सेवा जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को देखने के लिए। परंतु धीरे धीरे यही सिविल सेवा, यही संस्था धीरे धीरे कंपनी द्वारा अधिकृत जितने भी क्षेत्र थे भारत के अंदर जहां पर कब्जा किया हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहां के प्रशासनिक मामलों को भी देखने के लिए इसका अधिकार बढ़ता गया। बात करें कि सिविल सेवा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी क्यों थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में एक तो थी सेना और एक थी नौसेना। सेना और नौसेना के बीच में उनको एक ऐसी सेवा की जरूरत थी जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल उनके पास में हो, और जो सिविल मैटर्स होते हैं उन पर वो सेवा सरकार की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग कर सके। और इसी चीज को देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत भारतीय इतिहास में की गई। इसके बाद मैं बात करूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में 1798 से लेकर 1805 तक, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली भारत आए, और भारत में आने के बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और इन्होंने सिविल सेवाओं से संबंधित जो युवक थे जिनको सिलेक्ट किया जाता था, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर तो दी थी वेलेस्ली ने, परंतु उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह बात अच्छी नहीं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फोर्ट विलियम कॉलेज को अमान्य घोषित कर दिया, और इसके स्थान पर इंग्लैंड में लंदन में हेलीबरी नामक स्थान पर एक
प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक कॉलेज की स्थापना करी गई और वहां पर प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो भी अधिकारी जाते थे उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी सिविल सेवा से अगर कोई भी व्यक्ति सिलेक्टेड है तो उसकी ट्रेनिंग कहां पर होगी? इंग्लैंड के हैलीबरी में। कहां पर होगी? हैलीबरी में, ना कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। इसके बाद बात करें कि भारतीयों को सिविल सेवा में कब स्थान दिया गया, तो मैं आपको बता दूं 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात पहली बार पेश की गई कि भारतीयों को सिविल सेवा में स्थान दिया जाना चाहिए, भारतीयों का भी पार्टिसिपेशन लिया जाना चाहिए। अगर हम भारत पे शासन कर रहे हैं तो कुछ भारतीयों को हमें अपने प्रशासनिक सेवा में शामिल करना चाहिए। परंतु ये बात पर विचार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं किया गया और 1853 में ये विचार फिर से सामने आया और पहली बार भारतीयों को सिविल सेवाओं में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। पहली बार भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं के द्वार खोल दिए गए और यही कारण था कि भारत को अपना पहला सिविल सर्वेंट मिला 1863 में। कब मिला? 1863 में, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर के रूप में भारत को अपना पहला सिविल सर्वेंट मिला 1863 में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करा था, जिसको उस समय आईएएस नहीं बोला करते थे, उस समय बोला करते थे आईसीएस। आईसीएस याद रखिएगा बिल्कुल। परंतु मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अंग्रेज बिल्कुल भी कतई खुश नहीं थे इस बात को लेकर कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में हमारे बराबर कैसे स्थान दिया जा सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने सिविल सेवाओं में पार्टिसिपेशन के लिए जो उम्र सीमा तय करी वो करी 23 साल। कितनी करी? 23 साल। और 1878 यानी 1878 आते आते अंग्रेजों ने इस उम्र सीमा को 23 साल से घटाकर 19 साल कर दिया। यानी अगर कोई भी भारतीय 19 साल का है तो वो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। 19 साल से ज्यादा का व्यक्ति सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे पाएगा। एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाई। दूसरा, भारतीय ज्यादा से ज्यादा सिविल सेवा में अपना योगदान ना दे पाए, ज्यादा से ज्यादा परीक्षा को अटेंड ना कर पाए। इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने एक रिस्ट्रिक्शन और लगाई और वो क्या लगाई? सिविल सेवाओं में जो परीक्षा दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक और लैटिन भाषा में दी जाएगी। यानी अगर किसी को सिविल सर्वेंट बनना है तो उसको ग्रीक और लैटिन भाषा पढ़नी ही पढ़नी होगी, है ना। भारतीयों को एग्जाम देने के लिए हिंदी, संस्कृत, अदर लैंग्वेजेस का कोई भी महत्व नहीं था। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, किसी भी भारतीय को सिविल सर्वेंट बनना है तो उसको ग्रीक और लैटिन भाषा पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आप लोग सब जानते हैं कि 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ही कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों के लिए जो सिविल सर्विसेज है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। और इसी चीज को देखते हुए 1886 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था एचिसन कमेटी। एचिसन कमेटी ने सिफारिश करी कि भारतीयों के लिए जो उम्र सीमा है वो जो कांग्रेस के द्वारा बताई गई 23 साल उस पर सहमत है और भारतीयों के लिए जो सिविल सर्विसेज में जो पार्टिसिपेशन है, जो एग्जाम देने की जो समय सीमा है, उम्र सीमा है, वो 23 साल निश्चित की जाए। इसके बाद 1919 में मांडफोर्ड अधिनियम आया और इस मांडफोर्ड अधिनियम में भी सिविल सर्विसेज के बारे में यह बात बताई गई साफ साफ शब्दों में कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज में स्थान दिया जाए और यह बात निश्चित कर दी गई कि आने वाले 15 सालों में भारतीयों का स्थान सिविल सर्विस में, भारतीय सिविल सर्विस में इतना हो जाना चाहिए कि 1/3 पद सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए बन जाएं। यानी 1/3 पदों पर भारतीय सिविल सर्वेंट बन जाएं। इसके बाद 1924 में ली कमीशन, जो कि प्रशासनिक सुधारों से संबंधित था और सिविल सेवाओं से संबंधित था, तो ली कमीशन 1924 में आया और इसने सिफारिश करी कि 1919 का मांडफोर्ड जो एक्ट है उसकी सिफारिश को मान लिया जाए और भारतीयों को सिविल सर्विसेज में 1/3 पद भरने के लिए निश्चित किया जाए। इसी चीज को देखते हुए हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, यानी यूपीएससी की स्थापना अगर आपसे बात की जाए तो कब हुई? 1926 में। 1926 में पहली बार यूपीएससी की स्थापना की गई। इतिहास को समझने के बाद में अब हम समझेंगे हमारे भारतीय संविधान में जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, इनका स्थान किस तरीके से है, इनकी संरचना किस तरीके से है, या इनके सदस्यों का चुनाव किस तरीके से किया जाता है, इनके सदस्य कौन चुन सकता है, या इनके सदस्यों का कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, क्या यूपीएससी जो है हमारे संविधान में किस भाग में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक यूपीएससी से संबंधित बातें बताई गई हैं, या जो यूपीएससी है क्या एक संवैधानिक संस्था है या एक वैधानिक संस्था है। इन सब बातों पर हम करेंगे इस टॉपिक पर चर्चा।
चलिए अब शुरू करते हैं यूपीएससी। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये हमारी यूपीएससी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा। यानी एक संवैधानिक संस्था है। यानी संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कोई भी संवैधानिक संस्था अगर संविधान में उसका जिक्र किया गया है, अगर किसी भी संस्था का जिक्र संविधान में किया गया है तो वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। संविधान में लिख दिया जाता है जिसके बारे में। और कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप में अर्ध न्यायिक प्रकार की होती है। यानी इसको अधिकार होता है सिविल कोर्ट के बराबर। यानी ये अपने मेंबर्स पे सिविल कोर्ट के बराबर कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी संविधान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। और बात करूं भाग की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो संविधान के 22 भागों में से एक भाग है भाग 15। भाग 15 में संविधान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद मैं बात करूं आर्टिकल्स की, यानी अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद आपके 315 से लेकर 323 तक हैं। अनुच्छेद 315 से स्टार्ट होते हैं और अनुच्छेद 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। उनके बारे में बताती है कि कब किस आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इनको कौन हटा सकता है, इनके वेतन भत्ते निर्धारण करना, इनके कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त करना, इनके कार्य, इनकी संरचना, ये सब इन आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। और इस भाग के अंदर सिविल सर्विसेज के बारे में यानी यूपीएससी के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से है। देखिए, संरचना की अगर मैं बात करूं तो संरचना में एक तो आपका अध्यक्ष होगा, एक आपका क्या होगा, एक आपके अध्यक्ष होंगे ही होंगे। इसके बाद में अन्य सदस्य के रूप में अन्य जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष के बाद में जो अन्य सदस्य होंगे वो कितने भी हो सकते हैं। संविधान में इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है या संविधान में इस बात के बारे में कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने हो सकते हैं। परंतु अगर मैं वर्तमान में बात करूं एक अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने हैं, तो 11 से 12 सदस्य अध्यक्ष के अलावा है। यानी अध्यक्ष को मिला के कहीं 12 भी हो सकते हैं या अध्यक्ष को मिला के 13 भी हो सकते हैं। तो ये तो थी संरचना, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य। बात करें इनको कौन नियुक्त कर सकता है, तो नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष या सदस्य इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, तो नियुक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। सभी सदस्यों की शपथ भी दिलाएंगे सभी सदस्यों को। और इसके बाद में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि इन सभी व्यक्तियों को जिनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनको निष्कासन यानी हटाने का कार्य भी या हटाने की शक्ति किसके पास में है, तो हटाने की शक्ति भी आपके राष्ट्रपति के पास में है। यानी राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त भी कर सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं उनके पद से। बात करें कि इन सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया है। अब भाई इनको कोई भी इंसान भारत के अंदर या कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है पैसे की, यानी इनकी सेवा शर्तें और इनका वेतन कौन निर्धारित कर सकता है? क्या संविधान में इस बात की पुष्टि कर दी गई है, पहले से लिख दिया गया है कि अध्यक्ष व सदस्यों की वेतन कितना होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं संविधान में इस बारे में कुछ भी बात नहीं लिखी गई है कि वेतन या सेवा शर्तें कितनी होंगी अध्यक्ष या सदस्यों के यूपीएससी के। ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी संसद जब चाहे, संसद के पास में ये अधिकार है, संसद जब चाहे सदस्यों का वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें क्या कर सकती है? निर्धारित कर सकती है, बदल सकती है। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर लिया जाता है, यूपीएससी का सदस्य बना दिया जाता है
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या उसके बाद संसद को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति के वेतन भत्ते सेवा शर्तों में फेरबदल कर सके? तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी नियुक्ति से पहले संसद वेतन भत्ते सेवा शर्तों पर कानून बना सकती है, फेरबदल कर सकती है, परंतु एक बार अगर व्यक्ति को यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके बाद में संसद को यह अधिकार नहीं है कि उसके वेतन भत्ते सेवा शर्तों पर अपना कोई भी कानून पारित कर सके। बात करें निष्कासन की, तो आपको मैंने बता चुका हूं कि निष्कासन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में है, परंतु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी सदस्य को या अध्यक्ष को यूपीएससी के उनको उनके पद से हटा सके, या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उनको उनके पद से हटा सके। अगर सदस्यों को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाना है तो ये प्रोसीजर संविधान में लिख दिया गया है, यानी सामान्य तरीके से नहीं हटा सकते हैं। अगर किसी भी सदस्य के खिलाफ या अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी ऐसा मामला पाया जाता है जो उसके कार्य करते रहते हुए वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो राष्ट्रपति यह मामला उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों पर अपनी फैसला ये देता है कि उनके ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप है, चाहे वो सदस्य हैं चाहे अध्यक्ष हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ये सिफारिश करेगा कि लगाए गए आरोप सही हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करता है कि लगाए गए आरोप सही है और राष्ट्रपति को उस सदस्य को उसके पद से हटाना चाहिए, तो राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी वो मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति को बाउंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की सलाह को लेकर कि भैया मैंने जो सलाह तुम्हें दे दी है वो तो माननी ही पड़ेगी, और ये जो आरोप सिद्ध हुए हैं और इस सिद्ध पर होने पर आपको अब क्या करना है, उस सदस्य को या उस अध्यक्ष को जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है या अध्यक्ष है उसको उसके पद से हटाना होगा। और राष्ट्रपति क्या काम करेंगे, उसको उसके पद से हटा देंगे। अब बात करें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का स्वतंत्रता, या संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता क्या है, उसके सदस्यों की स्वतंत्रता क्या है, या उसके कार्य क्या है, या फिर बात करूं उसकी भूमिका किस तरीके से संविधान में या भारतीय संविधान में निश्चित की गई है, तो इन पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करूं मैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता में तो सीधा ये है कि पद की सुरक्षा है। पद की सुरक्षा यानी जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग पर आसीन है, अपने पद पर बना हुआ है, तो संविधान में लिखे गए जो प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं। यानी इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को नहीं हटा सकते हैं उनके पद से। तो पहली स्वतंत्रता उनको पद की सुरक्षा की मिली हुई है। दूसरी सुरक्षा उनके पास में या दूसरी स्वतंत्रता उनके पास में है वेतन भत्ते सेवा आदि की। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य या अध्यक्ष चुन लिया जाता है यूपीएससी या स्टेट पीएससी का, तो संसद या राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है कि चुने जाने के बाद में उसके वेतन भत्ते और सेवा में कोई भी फेरबदल कर सके। तो ये स्वतंत्रता राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के सदस्यों के पास में होती है। इसके बाद एक बाउंडेशन कहें या स्वतंत्रता कहें, तो मैं तो इसको बाउंडेशन ही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर यूपीएससी का सदस्य है, समझ रहे, कोई भी व्यक्ति अगर यूपीएससी का सदस्य है तो अपने दोबारा कार्यकाल के लिए वो यूपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। परंतु उसको स्वतंत्रता ये है कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य रह चुका है तो वो नेक्स्ट कार्यकाल के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है। यानी जो यूपीएससी का सदस्य रह चुका है, ये सिर्फ अध्यक्ष को लेकर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सदस्य को लेकर है। यूपीएससी का सदस्य क्या कर सकता है, स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। यानी सदस्य के पास में सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार है कि वो स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है। परंतु अगर यूपीएससी का कोई चेयरमैन है, अध्यक्ष है, तो उसको ये स्वतंत्रता नहीं है कि अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद में वो दोबारा से अध्यक्ष या सदस्य के पद पर चुना जा सके या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर चुना जा सके।
या फिर सदस्य को भी ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो एक बार सदस्य बन चुके हैं तो यूपीएससी के दोबारा सदस्य चुने जाएं, तो ये भी स्वतंत्रता उनके पास में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वतंत्रता है, अगर वो यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं तो उनको स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष चुना जा सकता है, तो ये स्वतंत्रता उनके पास में है। दूसरी फाउंडेशन या स्वतंत्रता जिसको बोला जाता है, यानी ये कि वो अपने कार्यकाल के बाद में भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, ये भी इनका फाउंडेशन कार्य या इनकी स्वतंत्रता, पद की स्वतंत्रता भी हो सकती है। यानी इनको इस बात की निश्चितता करी गई है कि कोई भी सरकार या कोई भी मंत्री किसी भी सदस्य को या अध्यक्ष को ये लालच नहीं दे सकता है कि आपके कार्यकाल खत्म होने के बाद में हम आपको किसी मंत्री या कैबिनेट पद दे देंगे। तो ऐसी सब फाउंडेशन कर दी गई है सदस्य और अध्यक्ष के लिए कि अब अपने कार्यकाल के बाद में अपने पद के अलावा जब वो रिटायर हो जाएंगे तब वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। इसके बाद में बात करें इसके कार्यों की, तो कार्य क्या है, तो देखिए कार्य सीधा सीधा हम एक बार कह सकते हैं, इसका एक कार्य ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की सलाह के बाद में या राष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति अगर कोई सलाह देते हैं यूपीएससी को, तो यूपीएससी क्या काम कर सकती है, राज्य लोक सेवा राज्य के राज्यपाल को या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को सलाह दे सकता है सिविल सर्विसेज के मैटर पर या प्रशासनिक संबंधी मामलों पर। प्रशासन के जितने भी मामले संबंधित हैं उन सब पे सलाह देने का अधिकार किसका है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो यूपीएससी दे सकता है, समझ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा कार्य क्या हो सकता है, यानी जो संघ के स्तर पर जितनी सेवाएं होती हैं, संघ स्तर पर जितनी सेवाएं होती हैं उन सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया को चलाना और कैंडिडेट्स को शामिल करना परीक्षाओं में और उनको नियुक्त करना, समझ रहे हैं, यानी उनकी परीक्षा कराना, उनको सेलेक्ट करने का अधिकार किसके पास में है, यूपीएससी के पास में है। और ऐसी ही सेवाओं को देखते हुए भारत में यूपीएससी के 3 अखिल भारतीय सेवाओं का चयन किया गया है और इन 3 अखिल भारतीय सेवाओं पर कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है और एक परीक्षा के माध्यम से, जो परीक्षा लेती है यूपीएससी, कौन लेती है, यूपीएससी लेती है। और 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है आपका आईएएस, एक आपका है आईपीएस और एक आपका है आईएफओएस। याद रखिएगा, आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि भारतीय आजादी से पहले आईसीएस हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस का नाम चेंज करके 1950 में 26 जनवरी 1950 के बाद में आईएएस कर दिया गया। उसके बाद में आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक होता है आपका आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेन यानी जो सेलेक्ट होकर भारत के बाहर, भारत के जितने भी जिनको राजदूत बोला जाता है, राजदूत, भारतीय एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी होती है, वहां के जो हाई कमिश्नर के पद पर कार्य करते हैं वो होते हैं आईएफएस। और जो आईएफओएस होते हैं ये भारत के अंदर जो वन सेवा है, वन पेड़ जो वन है भारत के अंदर, तो वन सेवा से संबंधित एक सेवा का सृजन किया गया था 1966 में। 1966 में इस नई सेवा को बनाया गया था और भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। आईएफएस जो है ये केंद्रीय सेवा है और भारत में यूपीएससी में जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं क्लास 1 ऑफिसर की, इसमें आईएफएस जो है केंद्रीय सेवा के रूप में आती है और 400 से अधिक केंद्रीय सेवाएं हैं। इसके बाद में यूपीएससी क्या कार्य करता है, यूपीएससी एक कार्य और करता है, जितने भी आपके यूटीज हैं, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज के लिए क्लास 1 ऑफिसर्स, प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए क्लास 1 ऑफिसर चाहिए वहां के लिए, एसडीएम या फिर वहां के जो एएसपी डीएसपी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति के लिए यानी संघ लोक सेवा आयोग का ये और कार्य है कि संघ शासित प्रदेशों के लिए ऑफिसर्स की नियुक्ति करना, उनका एग्जाम कंडक्ट कराकर उनको अपॉइंट करने का अधिकार यूपीएससी के पास में है और ये अधिकार यूपीएससी को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। परंतु अगर बात करें राज्य की, तो राज्यों के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार यूपीएससी के पास में नहीं है। यानी अलग से संविधान में यूपीएससी के अलावा राज्यों में क्या बनाया गया है, स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिएगा क्या है स्टेट पीएससी, यानी राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया है और राज्य का यह अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। और ये कार्य किसका होगा, एसपीएससी का, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य, इनको नियुक्ति और हटाने के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस आप समझिएगा।
अगर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करा जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। परंतु बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त करा जाता है? नहीं करा जाता है। किसके द्वारा नियुक्त करा जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। यानी उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। परंतु जब बात आती है हटाने की, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटाने की पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। और अगर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या उसके सदस्यों को हटाने की पावर किसके पास में है? किसके पास में है? क्या सोचा आपने? राज्यपाल के पास में। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ नियुक्त कर सकते हैं, हटाने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में होती है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य व अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन फंसाने वाला आता है और इसी क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। सब सोचते हैं राज्यपाल नियुक्त करता है तो राज्यपाल हटा सकता है, परंतु यही बात रास्ते दोनों कट जाते हैं, दोनों रास्ते विपरीत दिशा में चले जाते हैं। यानी नियुक्ति के मामले में तो राज्यपाल, परंतु हटाने के मामले में राष्ट्रपति कार्य करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की। याद रखिएगा बिल्कुल। इसके बाद में बात करें भूमिका की, तो संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका किस प्रकार की है? तो संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका सिर्फ और सिर्फ सलाहकार प्रकृति की है। यानी अगर संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार को प्रशासनिक मामलों पर सलाह देता है तो राज्य के विधानमंडल या केंद्र सरकार यानी संसद उसकी सलाह को माने, राष्ट्रपति उसका सलाह को माने या ना माने, ये सिर्फ और सिर्फ किसका, उनकी सलाह पर निर्भर करता है कि सलाह को कैसे माने या किस तरीके से फेरबदल करके माने या ना माने। यानी एक सलाहकारी प्रकृति है। दूसरा मैं बात करूं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ये एक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करती है। यूपीएससी एक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करेगी पूरी साल का और राष्ट्रपति को सौंपेगी। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में दोनों सदनों के सामने पेश करते हैं और उस पर चर्चा होती है और उसमें जो जो प्रावधान बताए जाते हैं संसद द्वारा उन प्रावधानों को मान लिया जाता है और अपनी जो रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं या जो सिफारिशें की थी यूपीएससी की, तो संसद उन सिफारिशों को मान सकती है, फेरबदल कर सकती है या जो कि तो ऐसे के ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये तो था भूमिका से संबंधित। इसके बाद में नियुक्ति से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया है कि नियुक्ति किन किन अधिकारियों की करती है। तो केंद्रीय स्तर पर, संघीय स्तर पर जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस या 400 से अलग सर्विसेज है जिसमें इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्टल सर्विस आ जाती है या फिर फॉरेन सर्विस आईएफएस आ जाती है। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं या जो आपके संघ शासित प्रदेश जो हैं, जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, उनकी सेवाओं से संबंधित जितनी भी नियुक्तियां हैं वो यूपीएससी के द्वारा ही निकाली जाती है और हर साल निकाली जाती है। बात करें अगर अखिल भारतीय सेवाओं की स्वतंत्रता की, तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्वतंत्रता में आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इन सेवाओं पर जो अधिकार होता है तीनों के तीनों केंद्र सरकार का होता है। यानी अंतिम रूप से अगर फैसला लिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। और अगर बात करें वर्तमान कंट्रोल, 2 कंट्रोल होते हैं, एक तो होता है पूरी तरीके से कंट्रोल किसके पास में है और एक प्रेजेंटली कंट्रोल किसके पास में है। यूपीएससी के द्वारा चुने गए जितने भी ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो राज्य और संघ के बीच में एक सेतु, एक पुल का काम करती है। इन पे वर्तमान कंट्रोल राज्य सरकार का होता है और अंतिम रूप से कंट्रोल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का होता है। यानी अगर ये सदस्य किसी भी तरीके से किसी भी काम में लिप्त पाए जाते हैं, गलत कार्य में, तो राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है। इससे ज्यादा अधिकार राज्य सरकार के पास में नहीं है इन तीनों सेवाओं के सदस्यों को चुनने के लिए। यानी अगर आपको भारत में भगवान वाली फीलिंग लेनी है कि हाँ मैं छोटा सा भगवान बन जाऊं, तो आपको अखिल भारतीय सेवा के सदस्य बन जाना चाहिए। या तो आप आईएएस चुने जाएं या आईपीएस चुने जाएं या आईएफएसओ चुने जाएं। यानी अगर आप चुने जाएंगे तो राज्य के पास में आपको डिसमिस करने की बिल्कुल भी पावर नहीं है। हाँ आपको सस्पेंड कर सकते हैं परंतु आपको डिसमिस नहीं कर पाएंगे। डिसमिस कौन करेगी? आपको केंद्र सरकार कर सकती है, समझ रहे हैं। और उसके ऊपर भी एक कमेटी बिठा जाएगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आपको डिसमिस करा जाएगा। यानी उससे पहले आपको डिसमिस भी नहीं करा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सस्पेंड करा जा सकता है। अब इसके बाद में हम देखें
तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो किस किस आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं, सिर्फ अंत में इस चीज को देखते हैं और वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। आइए अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हमें समझना है। तो आर्टिकल 315 से स्टार्ट करता है और आर्टिकल 323 पर आकर खत्म होता है। तो आर्टिकल 315 में क्या बात बताई गई है? आर्टिकल 315 में बताया गया है कि संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा और लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 315 में इतनी बात बताई गई है कि राज्य और संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद में बात करूं नियुक्ति की, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी, ये आर्टिकल 316 के अंदर बताई गई है। उसके बाद बात करें 317 की, तो निलंबन यानी बर्खास्त किस तरीके से किया जा सकता है, पद की स्वतंत्रता है या नहीं है, कौन कर सकता है, ये सब बातें मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं। परंतु अगर आपसे आर्टिकल के बारे में बात कर ली जाए तो आर्टिकल 317 बताता है सदस्यों व अध्यक्ष के निलंबन के बारे में। इसके बाद बात करें 318 में, तो सदस्य व अध्यक्ष की सेवा शर्तें भत्ते कहां से दिए जाएंगे, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों का वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं या और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन वैसे कहां से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से। कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। इसके बाद आर्टिकल 319 क्या बताता है, पद समाप्ति के बाद नियम, यानी अगर कोई भी व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है, अध्यक्ष है, यानी और संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य व अध्यक्ष है, तो पद समाप्ति के बाद में इनके नियम क्या होंगे, तो नियम सिर्फ और सिर्फ ये है, यानी ये एक बार अपने पद पर अगर रह गए तो उस पद पर दोबारा से नियुक्त नहीं करे जा सकते हैं, यानी जब तक ये अपने पद पर हैं, स्वतंत्र हैं, इनको कोई भी किसी भी तरीके का लालच कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है कि आप अगर हमारा ये काम कर देंगे तो हम आपको ये पद आपके रिटायरमेंट के बाद दे देंगे। यानी उनको भारत सरकार या राज्य की किसी सरकार में रिटायरमेंट के बाद में किसी भी लाभ के पद पर कार्य करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल इसमें ही हम ले सकते हैं 319 में। कोई भी व्यक्ति अगर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की या अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, याद रखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी ज्यादा हो, इनमें से जो भी पहले होगा उस स्थिति में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को अपना पद छोड़ना होगा। परंतु बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की व अध्यक्ष की, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना होगा। तो ये तो था इनका कार्यकाल, कितने समय तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। बात करें आर्टिकल 320 की, तो आर्टिकल 320 कार्यों से संबंधित है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य की लोक सेवा आयोग है, उनके कार्य क्या होगी, उनके कार्य शक्तियां क्या क्या होंगी, कहां तक उनके कार्य होंगे या कार्य सीमा कहां तक हो सकती है, कौन कार्य को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इसकी शक्ति किसके पास में है, ये सब के सब 320 में बता दिया गया है। इसके बाद में 321 में क्या बताया गया है, विस्तार, यानी एक राज्य या एक राज्य से अधिक 2 राज्यों के लिए जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कौन कर सकता है, तो इसकी स्थापना कौन कर सकता है, संसद के द्वारा करी जा सकती है, यानी विस्तार से संबंधित है। विस्तार के बारे में बताया गया है कि एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए क्या एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। और कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। और किस आर्टिकल के थ्रू करेगी, आर्टिकल 321 के थ्रू करेगी। इसके बाद में आर्टिकल 322 क्या बताता है, खर्च यानी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को उनके वेतन, उनके भत्ते कहां से दिए जाएंगे, तो राज्य की संचित निधि और केंद्र की यानी भारत की संचित निधि से उनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं प्रतिवेदन, यानी राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट बनाएगा और राज्य विधानमंडल यानी राज्यपाल को सौंपेगा। उसके बाद उसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष प्रशासनिक रिपोर्ट बनाता है और राष्ट्रपति को सौंपता है। उसमें जो भी सिफारिशें की जाती है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति संसद में उस रिपोर्ट को पेश करेगा और संसद उस सिफारिशों को मान लेगा, ठीक है, मान लेगा। तो ये सब रिपोर्ट
पेश करने का अधिकार आर्टिकल 323 में दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो ये तो था भारत में सिविल सर्विसेज या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कार्य, उनकी शक्तियां, उनके सदस्यों की नियुक्तियां और किस तरीके से भारत में एक प्रशासन का निर्माण किया गया इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा कि वर्तमान में भारत में सिविल सर्विस डे यानी लोक सेवा आयोग दिवस कब मनाया जाता है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में किस तरीके से और ज्यादा इंप्रूवमेंट करूं ताकि मैं आप लोगों के सामने कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला सकूं। तो धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ वीडियो में और देखते रहे मेरी वीडियो को।